नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम सत्ता के संग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। देश के किसी भी राज्य के मुकाबले उत्तर प्रदेश का सत्ता संग्राम हर दल के लिए खास होने के साथ ही बेहद दिलचस्पी होता है। यूपी के चुनावी दंगल में पिछली बार बीजेपी की आंधी में सपा, बसपा, कांग्रेस पूरी तरह से उड़ गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में 300 से भी ज्यादा सीटें हासिल कर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली। लेकिन अब बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर सपा का शासन लाने और खुद सीएम की कुर्सी पर बैठने के लिए अखिलेश यादव पूरे जोश खरोश के साथ मैदान में उतरे हैं। वह विजय रथ यात्रा पर सवार होकर पूर्वांचल से लेकर पश्चिम और अवध के साथ ही बुंदेलखंड का लगातार दौरा कर समाजवादी पार्टी के लिए माहौल बना रहे हैं। इस दौरान वे योगी सरकार को घेरने के लिए तमाम मुद्दों को भी उछाल रहे हैं और इस बार अखिलेश यादव ने परिवारवाद को चुना है, जिसे लेकर वे खुद बीजेपी के निशाने पर रहते हैं। दरअसल अखिलेश ने सीएम योगी को लेकर तंज कसा है कि एक परिवार वाला ही परिवार वालों का दर्द समझ सकता है। सपा अध्यक्ष ने परिवार का मुद्दा क्या उछाला, बीजेपी झट से एक्टिव हो गई और उसने सपा संरक्षक मुलायम सिंह का वो वीडियो निकालकर फौरन अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट कर दिया, जिसमें मुलायम सिंह अखिलेश के लिए कह रहे हैं कि जो परिवार का नहीं हुआ वो प्रदेश का क्या हुआ। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश बीजेपी ने अखिलेश को यह भी सलाह दी है कि वो योगी जी के परिवार को लेकर परेशान ना हो। तो यूपी की चुनावी लड़ाई अब परिवार पर आ गई है। लेकिन अहम सवाल तो यह है कि इसका फायदा किसे होगा, बीजेपी या फिर सपा को। सत्ता का संग्राम में अब चर्चा इसी को लेकर होगी, आज के मुद्दे परिवार पॉलिटिक्स में। उत्तर प्रदेश में बढ़ती ठंड के बीच सियासी पारा गरमाने लगा है। दरअसल सूबे में विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की जुबानी जंग तेज हो गई है। और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनके पास परिवार नहीं है वे जनता का दर्द नहीं समझ सकते। सपा अध्यक्ष के इस वार पर प्रदेश भाजपा ने भी करारा जवाब दिया। सत्ताधारी दल ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करने के साथ ही एक वीडियो भी पोस्ट किया, जिसमें सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव अपना दुख बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, परिवार पॉलिटिक्स पर चर्चा शुरू करें उससे पहले देखते हैं हमारी एक रिपोर्ट। यूपी में विधानसभा चुनाव की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनावी मुद्दे लगातार बदल रहे हैं। साथ ही राजनीतिक हमलों का भी स्तर लगातार बदल रहा है। जिन्ना को लेकर शुरू हुई राजनीति अब परिवार तक पहुंच गई है। दिलचस्प बात यह है कि इस बार भी मुद्दा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से उछाला गया है और बीजेपी इस मामले में जवाबी हमला कर रही है। दरअसल अखिलेश यादव ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवार न होने के मामले पर तंज कसा था। बांदा की चुनावी रैली में सपा अध्यक्ष ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर परिवार नहीं होने की बात कही। अखिलेश यादव ने कहा कि एक परिवार वाला ही परिवार वालों का दर्द समझ सकता है। इसके साथ ही उन्होंने दूसरे मुद्दे को लेकर भी बीजेपी सरकार को जमकर घेरा था। जान चली गई तो किसान के परिवार की मदद कौन करेगा? हम परिवार वाले लोग हैं, इसलिए कहीं अगर घटना हुई तो समाजवादी लोगों ने मदद करने का काम किया। परिवार वाले ही परिवार वालों का दुख दर्द समझ सकते हैं। परिवार वाले ही परिवार वालों का दुख समझ सकते हैं। जिनके पास परिवार नहीं है वो आपकी परवाह नहीं करेंगे। अखिलेश यादव के परिवार वालों का दुख दर्द समझ सकते हैं। परिवार वाले ही परिवार वालों का दुख समझ सकते हैं। यूपी में चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि जैसे ही अधिसूचना जारी होगी उसके बाद इस तरह के बयान लगातार ही सुनने को मिलते रहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि इन बयानों पर जनता पर कितना असर पड़ेगा। जो परिवार पॉलिटिक्स चल रही है, क्या उसका सपा को फायदा मिलेगा या उसके लिए ये घातक साबित होगा?
अब असल रोमांच इसे लेकर है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए लखनऊ से गगनदीप मिश्रा की रिपोर्ट। सत्ता के संग्राम में आज के मुद्दे परिवार पॉलिटिक्स पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता गौरव महेश्वरी, सपा नेता तारिक अहमद लारी और कांग्रेस प्रवक्ता सृष्टि कश्यप और वरिष्ठ पत्रकार अशोक सिंह राजपूत हमारे साथ हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वराज एक्सप्रेस पर स्वागत है। सबसे पहले सपा नेता तारिक अहमद जी, आप पे ही आ जाते हैं। जिस तरीके से ये पूरा स्टेटमेंट दिया गया है अखिलेश यादव के द्वारा, इसे आप कैसे देखते हैं? आप सबसे पहले मैं एक बार सभी से रिव्यू ले लेता हूं इस स्टेटमेंट को लेकर। देखिए, अखिलेश जी ने जो बात कही है वो सही कही है। जिसका परिवार होगा वही परिवार का दर्द समझेगा। बेपरिवार के लोग जब सत्ता में बैठते हैं तो ऐसी मुसीबतें आती हैं। तो बात उन्होंने गलत तो कही नहीं है। अब हमारे परिवार की बात कर रहे हैं, परिवारवाद की बात कर रहे हैं, तो अपना भी परिवारवाद को याद रखना चाहिए। और हमारे परिवारवाद पे जितना आप टिप्पणी करेंगे उतना हम लोग के लिए फायदा है, क्योंकि अगर हमारा परिवारवाद होता या कुछ इस तरह का काम होता तो जनता हमको नकारती। जनता ने हमको नकारा नहीं है। आप ये देखिए, जरूर आप 1 नंबर पे हैं, लेकिन 2 नंबर पे हम ही हैं, तीसरा कोई नहीं है। हम ही दूसरे नंबर पे है और इस बार हम लोग नंबर 1 पे हैं। ठीक है। और सदा नंबर 1 पे रहेंगे। आप कितने लोग मिलके एक आदमी को घेरते हैं और एक आदमी आपके सारे आदमी को धूल चटाता है। उनकी पूरी लिस्ट तैयार है। 30-35 तो कैबिनेट मंत्री इनके दिल्ली के और तमाम प्रदेशों के आने वाले हैं। कई मुख्यमंत्री इनके प्रदेशों का आएंगे जो हमारे अखिलेश जी को घेरने की, हमारे पार्टी को घेरने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे एक अकेला अर्जुन पूरे कौरवों के ऊपर भारी पाव रहा है। ये ध्यान रखिएगा। परिवारवाद की बात कर रहे हैं आप, ट्विटर पे दिखा रहे हैं कि वो कह रहे हैं बेटा बाप का नहीं हुआ तो दुनिया का क्या होगा। अरे जो बेटा अपने बाप की चिता को अग्नि देने तक नहीं गया, उस बेटे को तो, उस नालायक बेटे के बारे में भी बात कर लो भाई, कि बाप के अंतिम समय में जाकर दर्शन कर लेते, बाप का जाके कम से कम चिता को मुख अग्नि दे देते। यहाँ तो अभी 10 ही दिन पहले नेताजी की बर्थडे थी तो साथ में बाप बेटे बैठे थे और घर में जब 4 बर्तन होते तो आपस में टन टन करते ही हैं। एक ही जगह रखिए तो चम्मच भी लड़ जाते हैं आपस में, आवाज टन आती है। अब क्या रह गया है? अब तो खुद नेताजी अखिलेश जी के साथ खड़े हुए हैं। लेटेस्ट बात करिए, हम तो लेटेस्ट बात कर रहे हैं। आप भी परिवार अभी ले आइए अपना, आप भी उस हिसाब से बात करिए तो हम भी वो बात करना बंद कर देंगे कि आपका परिवार नहीं है। आपका परिवार है कहाँ? आप कहें कि जनता हमारा परिवार है, जनता आपका परिवार नहीं। जनता को आपने अपना गुलाम समझ रखा है। आप गुलामों की तरह ट्रीट करते हैं। आप देखिए जनता के बीच में जाके ये कैसे बात करते हैं, ये अपने कार्यकर्ताओं को कैसे हल्का कर बात करते हैं। मंच पर अभी 4 दिन पहले ही देखने को मिला है कि कैसे भगा दिया इन्होंने उस आदमी को, भाग चल पीछे पड़े, चल। ये कोई तरीका होता है? एक समझदार पढ़ा लिखा आदमी, पारिवारिक आदमी परिवार के हिसाब से बात करता है। जो बेपरिवार के होते हैं वो इसी हिसाब से बात करते हैं और ऐसे ही घमंड में रहते हैं। ठीक है, ठीक है। गौरव जी, आप इस पूरे स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं और क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी इस पर? दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज की डिबेट के लिए। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मुझे लगता है कि चुनाव का समय है और इस विषय पे बात होना बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। आखिर समाजवादी पार्टी ने खुद ये मौका दिया है, तो मैं चाहता हूं कि आज इस पे विस्तार से चर्चा और लोगों को हकीकत मालूम पड़े। जो हमारे दर्शक हैं उनको हकीकत मालूम पड़े, जो हमारी प्रदेश की जनता है उसको हकीकत मालूम पड़े। समाजवादी पार्टी बेसिकली आपको बताऊं 15-20 ऐसे लोगों का परिवार है जिनके लिए राजनीति पेशा है, राजनीति एक तरीके का व्यापार है। और मैं वो लिस्ट से चालू करना चाहता हूं जब आपको ये मालूम पड़ेगा कि कितने लोग इनके परिवार से राजनीति में सक्रिय हैं। मैं श्री मुलायम सिंह यादव जी से चालू अभी आप दे दीजिएगा, अभी बीच में दे दीजिएगा डिबेट में। अभी थोड़ा सा रिव्यू लेना चाह रहा हूँ, सबका लेना है मुझे, फिर मैं डिबेट पे आऊंगा। सिर्फ अभी आपकी प्रतिक्रिया लेना। मुलायम सिंह यादव जी, शिवपाल यादव जी, राम गोपाल यादव जी, अखिलेश यादव जी, डिम्पल यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, मेरे पास भी तेज प्रताप यादव जी, अक्षय प्रताप यादव जी, आदित्य यादव जी, संध्या यादव। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप अपनी बात कर लीजिएगा। संध्या यादव जी, वंदना यादव जी, प्रेमलता यादव जी, मृदुला यादव जी, शीला यादव जी, तमाम ऐसे मैं नाम गिनाऊं जिनके लिए राजनीति, ये परिवार में जितने लोग राजनीति में सक्रिय हैं, राजनीति इनके लिए एक व्यापार है, एक पेशा है। और जिस अखिलेश यादव जी को हमने भरे स्टेज पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में जूतम पैजार करते हुए देखा, अपने पिताजी से, अपने चाचा श्री शिवपाल यादव जी, आपके पास लौटेंगे, हमने ऐसा झगड़ते देखा है।
अखिलेश यादव जी को, तो जिससे हम ये जानते हैं कि आज कौन व्यक्ति प्रदेश के विकास की बात कर रहा है, कौन व्यक्ति अपने परिवार के विकास की बात करता है। ये इनका झगड़ा जग जाहिर है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता ने टीवी में देखा और आप मीडिया बंधुओं ने इसको टीवी पे दिखाया था। मैं आखिरी बात अपनी रखना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कोई एक संगठित लोगों का परिवार नहीं है कि एक पूरे 20-25 लोगों का परिवार राजनीति चला रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है जो कि एक विचार के रूप में है। आज हमारे पास उत्तर प्रदेश में जो भी जनता है वो भी हमारा एक परिवार का हिस्सा है, और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि एक अकेली ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जहां पे बूथ का कार्यकर्ता भी किसी दिन प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री बनने की ताकत रखता है। यह खाली भारतीय जनता पार्टी में संभव है। मुझे यहाँ पे जो पैनलिस्ट बैठे हैं वो बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी के परिवार के अलावा कौन दूसरा मुख्यमंत्री का चेहरा इनके पास हो सकता है। और सबसे आखिरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूं, जो आज अपने परिवार की इज्जत नहीं कर पाया, जो खुद अपने परिवार से सरेआम स्टेज पे झगड़ता है, वो हमें क्या परिवार की डेफिनेशन सिखाएगा। वो पहले जाके अपने परिवार में माफी मांगे जो उसने अपने परिवार में अपने बड़ों का अपमान किया है। ठीक है सृष्टि जी, जिस तरीके से ये पूरा दोनों ही पार्टियों में जो चल रहा है खींचतान, इसका कांग्रेस को कोई बेनिफिट मिलेगा या इससे आप इत्तेफाक रखती हैं या नहीं रखती हैं इस स्टेटमेंट से? बढ़ाई गई यहाँ पे परिवारवाद के नाम पे मुलायम सिंह यादव के पूरे परिवार का नाम गिना दिया गया, ठीक है, और बोला गया कि भाजपा में परिवारवाद तो है ही नहीं। मैं बड़े नाम लूं, ये पूरे देश को पता है कि भाजपा में कितने बड़े नाम परिवारवाद से आते हैं, जैसे कि राजनाथ सिंह और पंकज सिंह, वसुंधरा राजे दुष्यंत सिंह, गोपीनाथ मुंडे पंकजा मुंडे, सुषमा स्वराज कौशल, डॉक्टर रमन सिंह अभिषेक सिंह, यशवंत सिन्हा जयंत सिन्हा, देवेंद्र प्रधान धर्मेंद्र प्रधान, स्वर्गीय विजय राजे सिंधिया, उसके बाद वसुंधरा राजे, अब तो ज्योतिराज सिंधिया भी चले गए, वो तो पूरी एक लिस्ट चल रही है वहाँ पे। उसके बाद प्रेम कुमार धूमल, अनुराग ठाकुर, स्वर्गीय प्रमोद महाजन, पूनम महाजन, ये तो बड़े नाम हो गए। उत्तर प्रदेश की मैं बात करना चाहूंगी आपसे, भारतीय जनता पार्टी का जो परिवारवाद का गुलदस्ता है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ही है, इसीलिए मैं स्पेसिफिकली आपको ये बात बताना चाह रही हूँ। पंकज सिंह नोएडा से, मृगांका सिंह कैराना से, सुशांत सिंह बड़ागुट से, सौरभ श्रीवास्तव वाराणसी कैंट, अनुराग सिंह चुनार, उत्कर्ष मौर्य ऊंचाहार, विमलेश पासवान बासागांव, जयनाथ कुशवाहा भरत प्रतानी, अरुण यादव फूलपुर पवई, अलका राय मोहम्मदाबाद, नीलम कंवरिया भेजा, सुनील दत्त द्विवेदी फारुखाबाद, नीलिमा कटियार कल्याणपुर, संदीप सिंह असरौली, सिद्धार्थनाथ सिंह इलाहाबाद पश्चिम, संगीता बलवंत सिंह गाजीपुर, ठीक है, जय देवी महिलाबाद सुरक्षित, आशुतोष टंडन लखनऊ पूर्व, गरिमा सिंह अमेठी, रीता बहुगुणा जोशी लखनऊ कैंट, सौरभ सिंह करता सुरक्षित, उसके बाद आपके फतेह बहादुर सिंह, ठीक है सृष्टि जी, समझ गया वो हाँ, ये भी लिस्ट मेरे पास है। देखिए जी, ये लिस्ट आपके पास है ना, तो हम परिवारवाद पे जब चर्चा करेंगे तो हमें सारी चीज आउट इन दी ओपन होनी चाहिए कि कितने परिवार उत्तर भाजपा में फैलाए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए ये तो वो लोग हैं जो पॉलिटिक्स में आए हैं। अदरवाइज सबसे जीता जाता एग्जाम्पल तो परिवारवाद का अमित शाह और जय शाह है, जिन्हें किसी योग्यता के बिना उस पद पे बैठा दिया गया। क्या क्वालिफिकेशन है उनकी बीसीसीआई के अध्यक्ष बनने की? वो परिवारवाद नहीं है, वो वंशवाद नहीं है। ये बात करते हैं इस परिवारवाद की, 2014 में भी परिवारवाद का राग अलाप रहे थे, 2017 में भी परिवारवाद का राग अलाप रहे थे, 2019 में भी वही कर रहे थे, 2022 के चुनाव के लिए भी वही राग अलाप रहे हैं। क्यों नहीं शिक्षा, सुरक्षा, महंगाई, बेरोजगारी पे ये जवाब देते हैं? तो साथी अगर ये 2014 से एक ही राग अलाप रहे हैं तो क्या कर लिया इन्होंने परिवारवाद को बंद करने के लिए? उल्टा हमारे जितने परिवारवाद के पुत्र हैं उन सबको अपनी पार्टी में ले जा रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए परिवारवाद, वंशवाद को। तो किस मुंह से ये बात करते हैं परिवारवाद की? मैं तो ये उस बात को सुन के मैं बहुत हास्यास्पद फील कर रही हूँ। ठीक है अशोक सिंह जी, जिस तरीके से आपने तीनों लोगों की बात सुन ली और वहां पे माहौल क्या चल रहा है ये भी आप देख रहे होंगे, क्या अखिलेश यादव जी की अक्सर ये रणनीति के तहत बोलते हैं या फिर बस निकल जाता है मुंह से? क्या रहता है इसका एडवांटेज आखिर किसको मिलेगा? क्या माहौल लगता है वहां पर? किस पार्टी को इसका एडवांटेज मिल सकता है या सिंपैथी गेन कर सकती है या कहां जा सकता है ये स्टेटमेंट जो तीर छोड़ा है अखिलेश यादव जी ने? दीपक जी, जब कोरोना जैसी त्रासदी के समय जो लोगों को उस समय एक किसी की थपथपी देने की, किसी के सामने आने की, किसी की तरह सहायता करने की जरूरत थी, उस समय पर ये अखिलेश जी पूरी तरह से अखिलेश जी का पूरा परिवार, कुनबा, पार्टी पूरी गायब थी। अब जब ये सब स्थितियां हो गई, अब चुनाव हो गई, चुनाव की सरगर्मी शुरू हो गई। अभी अगले 30 दिन के अंदर, 32 दिन के अंदर
आचार संहिता अनाउंस भी हो जाएगी, ये इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस भी हो जाएगा। तो अब लगा है कि अब उससे पहले कुछ ऐसा किया जाए कि जो बेमतलब का है। मेरा बेमतलब का कहने का आशय है कि आप किसी संत को ये बताएं कि आप जाके घंटा बजाइए, आप मठ में वापस चले जाइए। जनता उनको वहां से 5 बार एमपी जिता के भेजती है, पिछले 5 साल से अपर हाउस के मेंबर हैं, 27 साल से 26 साल 27 साल की जिसकी राजनीति हो जाए, आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए। और दूसरे, अखिलेश जी स्वयं एक बड़े परिवार से आते हैं, राजनीतिक परिवार जिसमें समाजवाद है। अब इसमें समाजवाद तो कहीं से नहीं दिखता, समाजवाद तो बहुतों के लिए होना चाहिए। समाजवाद में आना चाहिए था, सब आजम खां को चीफ मिनिस्टर बनाते। समाजवाद में उनका शिवपाल बहुत ज्यादा उनके पार्टी में सीनियर मोस्ट थे, उनको चीफ मिनिस्टर बनाते। पार्टी में और बड़े बड़े चेहरे उनको बनाते। तो परिवार मतलब ये तो गजब है कि जो कुछ देखेंगे आप अपने आंखों से नाक और नाक से मुंह और इसी के बीच में देखेंगे क्या? तो बड़ा परिवारवाद का विषय अखिलेश जी का है। अखिलेश जी कोई भी चीज इस समय पर अचानक नहीं बोल रहे हैं, है तो उनका नहीं, उनके पास एक टीम है और वो सब मीडिया ही के बड़े बड़े दिग्गज रहे होंगे, उन्हीं की वही इतना हल्का बता रहे हैं। एक्चुअली इस चुनाव को गंभीर बनाने की जरूरत थी। इस चुनाव में बहुत सारे केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने काम किए, उन पर उनको फिक्स करना चाहिए था। उनको कई उनकी गलतियां थी, उस पर जो उससे पहले कभी कहते रहे, कभी बयान ध्यान में आ जाता है, उसमें होता रहा, उस पर लेकर के घेरना चाहिए था। कुछ और क्या छूट रहा था वो बताना चाहिए था। तो जा करके 1 to 1 हो रहे हैं, सिर्फ हो क्या रहा है एक्चुअली ये कांग्रेस को पीछे इस बहाने कांग्रेस इस तरह से कूदेगी नहीं, उनको लग रहा है। फिर बसपा वैसे ही मौन रहती है, बसपा अपने क्वार्टर वाइज रहती है। तो कोशिश ये हो रही है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी, अच्छा बीजेपी में दूसरे नेता तो इस तरह नहीं बोलेंगे, राजनाथ सिंह नहीं बोलेंगे और बहुत सारे नेता हैं जिनको उत्तर प्रदेश से आते हैं नहीं बोलेंगे। हालांकि अमित शाह, और जब लग रहा है कि सिर्फ योगी है जो सामने कर रहे हैं, तो अमित शाह भी उनके साथ काउंटर कर रहे हैं, अच्छी तरह काउंटर कर रहे हैं और पूरा परिवारवाद की बहुत अच्छी तरह से बता रहे हैं। यहां तक बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार क्या क्या हुआ, बहुत सारी चीजें उल्लेख कर रहे हैं। तो चीजें अब वो नहीं है कि ये सब ऐसे ही हो जा रहा है, वैसे बोल रहे हैं और लाइट नहीं है और नहीं, सिर्फ ये कर रहे मुद्दों को आने के बजाय ये इस चीज को हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा यही है, मैं जितना समझता हूं, मैं पिछले 3 दशक से चुनावों की स्थितियों को, मुख्यमंत्री आते जाते, सरकार आते जाते उत्तर प्रदेश में देख रहा हूं। तो मुझे लगता नहीं इतना हल्का चुनाव का अभी से स्टार्टअप हो रहा है या सिर्फ 1 to 1 हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तारिक अहमद लारी जी, जिस तरीके से परिवारवाद की अभी आपने बड़ी अच्छे से डेफिनेशन, संस्कार से लेकर सब कुछ अभी आपने बताया गया है। परिवारवाद का मतलब क्या पूरे परिवार को राजनीति में लाना होता है? परिवारवाद का मतलब ये होता है कि अपने क्षेत्रों में या अपने विधानसभा क्षेत्रों में ज्यादा विकास करा देना, बाकी अछूते रह जाना। परिवारवाद का मतलब ये होता है कि अगर किसी का परिवार नहीं है तो वो उसकी गलती है। अगर कोई परिवार के बजाय एक संत बन जाता है, अब संत तो कहेंगे ना, आपके संत भी नहीं कहेंगे उन्हें, अब संत बन जाता है, अगर परिवार छोड़ता है तो उसमें भी परिवारवाद की परिभाषा कहां से आ गई? देखिए, आप परिवार छोड़ने की बात कर रहे हैं, परिवार से आगने की बात कर रहे हैं, तो परिवार तो संत ही त्यागते हैं ना। सुन तो लीजिए, हम जवाब दे रहे हैं, आप सुनने का थोड़ा दीपक नहीं, हमने आप ही को सुना, मैंने पूरा वक्त दिया, आपको सवाल पूछने की बारी थी, इसलिए मियाँ जी को मियाँ जी की भाषा में समझाएंगे जी। बीजेपी मियाँ जी को मियाँ जी की भाषा में समझाएंगे। मसला ये है कि सृष्टि जी, आपके संस्कारों में और आपके धर्म शास्त्रों में साफ लिखा हुआ है कि 25 के बाद आपको गृहस्थ आश्रम का जीवन व्यतीत करना चाहिए। 25 से पहले आपको बैचलर जीवन जो कहते हैं आप लोग, वो व्यतीत करना चाहिए। उसके बाद आपको वानप्रस्थ आश्रम और ये सब व्यतीत करना चाहिए। आपने तो अपने धर्म की ही परिभाषा बदल दी, जिसमें ऊपर वाले ने बाकायदा शास्त्रों में लिखा हुआ है, बाकायदा शास्त्रों में आपको कैसे जीवन जीना है उसकी परिभाषा बताई थी, और आपने वो परिभाषा के खिलाफ जाके, अपने धर्म की परिभाषा के खिलाफ जाके आपने वो काम किया और आपने गृहस्थ आश्रम की बजाय। बिल्कुल अशोक जी, मैं आऊंगा आपके पास। तो आप कौन से हिंदू धर्म के बहुत बड़े योद्धा हैं कि आप अपने हिंदू धर्म के खिलाफ ही जाकर ये काम कर रहे हैं? तो पहले तो अपने आप को, अपने संस्कारों को, सनातन धर्म को। तारिक जी, कौन सा धर्म और कहाँ ये लाइन लिखी हुई है कि 25 के बाद पहले वो पूरा परिवार में रहें आप, और परिवार में रहने के बाद फिर सोचे संन्यास के बारे में? कहाँ लिखा है कि बच्चा सन्यासी नहीं बन सकता है? कोई ऐसा ग्रंथ की कोई लाइन बताइए मुझे आप। बिल्कुल 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 इनके आप वेद उठाकर देखिए, वेदों में। अरे वेद में मैं वही तो पूछ रहा हूँ, वेद, रामायण, महाभारत और सब उठा के मैंने देखा, कहाँ लिखा है कि बच्चा सन्यासी नहीं बन सकता? आपने तो अभी कुछ देखा है नहीं।
जैसे आपने नहीं देखा मुझे मेरे अरे बात आप समझ ही नहीं रहे हैं आप। मैंने आपसे पूछा कहाँ लिखा हुआ है, आप वो बताइए ना मुझे। और आचार अवधेश है, इस बारे में आप पूरी टिप्पणी आचार्यों की बात मत, आचार्य तो 100 यूट्यूब पे है, 100 तरीके की बातें कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक बच्चा भी घर छोड़कर निकल सकता, सन्यासी बन सकता है, और एक सन्यासी सन्यास लेते हुए अगर संसार के लिए कुछ करना चाहता है तो पारिवारिक बंधन में बंधकर भी वो कर सकता है, कोई नियम नहीं है तारिक जी। आपको गृहस्थ आश्रम का जीवन जीना है, 50 के बाद आप सोचिए अपने सन्यास के बारे में, लेकिन गृहस्थ आश्रम का जीवन जीना है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। पैसा होगा इन शास्त्रों के बारे में आप किसी शास्त्र का जो जानकार है उससे बात करिए, क्योंकि मुझे उसी आदमी ने बताया है जिनका नाम है आचार्य अवधेश। ठीक है, मैं नाम लेके आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए संत से हट जाते हैं थोड़ा सा, इस पर बड़ी लंबी चर्चा हो सकती है। हाँ, दूसरे मुद्दे पर आ जाइए। दूसरे मुद्दे कि आप कह रहे परिवारवाद, तो परिवारवाद के हिसाब से आपके बहुत ज्यादा बोलिए परिवारवाद की बार बार जो बातें करते हैं ये नौजवानों को बरगलाने की और ध्यान भटकाने की बातें हैं। श्रेष्ठ जी आप ही के पास ये लोग ये नहीं देख पा रहे हैं, अगर हम लोग परिवारवाद की भाषा कर रहे हैं तो ये इतनी जनसभा, इतने सैलाब लोगों का क्यों उमड़ रहा है भाई? परिवारवाद के हिसाब से तो उन लोग को आना नहीं चाहिए हम लोग के रैलियों में। आप जहां जाइए, चाहे पूर्वांचल जाइए, चाहे पश्चिमांचल जाइए, चाहे आप मध्य में आइए, चाहे आप बुंदेलखंड जाइए, हर जगह आप देखिए हमारी रैलियां, विजय रथ यात्रा कैसे निकल रही है और कैसे जनता का जन सैलाब है। सवेरे 4-4 बजे खड़े होके और अखिलेश जी का इंतजार कर रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी का इंतजार कर रहे हैं, अपने प्रिय नेता का इंतजार कर रहे हैं। समझ सकते हैं कि इन जालिमों से बचाने वाला एक ही आएगा जिसका नाम है अखिलेश यादव। तो वो सब अपने मुक्ति के लिए इंतजार कर रहे हैं कि ऐसे लोगों से मुक्ति मिले, ऐसे लोगों से मुक्ति मिले। ये जालिम शासक हैं, जालिम शासक हैं जिनके पास परिवार नहीं है, तो वो जानते ही नहीं कि महंगाई क्या होती है, घर कैसे चलता है, घर चलाना जानते ही नहीं क्योंकि उनको घर है ही नहीं उनके पास कोई। जी और कुछ लोग घर ही चलाते रह जाते हैं पूरे 5 साल। कम से कम पिता को मुख अग्नि तो देने जा सकते थे, मुख अग्नि ना देते जाके उनके अंतिम दर्शन तो कर सकते थे। जिस आदमी ने वो भी ना किया हो तो उसके अच्छा वैसे तारिक जी एक चीज और बताइए। चलो ये तो चलो परिवार वाली बात, पिछले थोड़ा सा और स्टेटमेंट देख लें उठा के। अभी रिसेंटली जैसे आपने बताया कि जनता को मोक्ष दिलाने के लिए आ रहे हैं, तभी वो जिन्ना को बताते हैं लोकतांत्रिक का महान नायक। उससे पहले बोलते हैं कि एक रंग वाला चिलमजीवी, ये क्या है? ये किस वर्ग को साधना चाहते हैं? क्या मतलब ऐसे ही निकल जाता है मुंह से, या फिर पूरी स्क्रिप्टेड की जाती है कि वर्ग को साधना है? क्यों इस तरीके के स्टेटमेंट? इस पर संत समाज अभी नाराज हो गया था। क्यों ऐसे स्टेटमेंट क्यों दिए जाते हैं? क्या करना चाहते हैं आप? हिंदू को टारगेट करना चाहते हैं, संत को टारगेट करना चाहते हैं, जिन्ना बता के मुसलमान को अपनी तरफ करना चाहते हैं? करना क्या चाहते हैं मतलब ऐसे स्टेटमेंट से? देखिए, पहली बात तो ये समझिएगा जो उनके स्टेटमेंट्स हैं तो वो जैसा आदमी लड़ने वाला है वैसे ही दाव होते हैं। जो आदमी खुद ही अब्बा जान वाले बयान पे इतनी तकलीफ क्यों होती है? नहीं, अब्बा जान तो बिल्कुल नहीं है भाई, हमारे अब्बा जान तकलीफ बहुत हुई थी, लेकिन जान भी नहीं है, तभी तो वो अपने अब्बा जान के उसमें गए भी नहीं। तकलीफ बहुत हुई थी, लेकिन हमारे तो अब्बा जान है भी, आपके उनके तो अब्बा जान है भी नहीं। वो तो अंतिम दर्शन तक करने नहीं गए क्योंकि उनके अब्बा जान कोई है ही नहीं। ठीक है तारिक जी, सृष्टि जी काफी देर से बार कुछ कहना चाह रही है। मैं लौटूंगा तारिक जी आपके पास। सृष्टि जी आप कोई बात कहना चाह रही थी काफी लंबे समय से, बताएं। आऊंगा गौरव जी आपके पास। है कि जब चुनाव इतने करीब है तो हम आज बात करते हैं संत और महात्माओं की, क्या योगी जी ने परिवार त्याग दिया तो हम उन्हें संत का वो नहीं देंगे, साइकिल नहीं देंगे। संत होके भी सत्ता का इतना लाभ, और कैसा संत जिसने घर त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया ताकि वो सत्ता चला सके। और आपने जैसे बोला कि कुछ संसार के लिए वो अच्छा करना चाहते हैं, संसार के लिए गौतम बुद्ध ने भी बहुत अच्छा किया था, उन्होंने भी पॉलिटिक्स मैं वही उदाहरण संसार में अच्छा करने के लिए संत महात्मा बन के सत्ता का लाभ अगर आप लेंगे, सत्ता का अगर आपको इतना लालच होगा तो आप संत नहीं है। पहली बात, अगर आप संत होंगे तो आप सभी चीजों से मोह माया से ऊपर हो जाते हैं। अगर आप संत होते तो आप इस प्रदेश की जितनी बेटियां हैं उसे भी अपना परिवार मानते। तो हर 16 मिनट में एक रेप होता है इस प्रदेश में, आप उन्हें भी अपनी बेटी मानते कि अगर आपने घर परिवार छोड़ दिया। लेकिन बड़ी बात है, आपको पता क्या रहेगा जब आपके पास खुद के परिवार नहीं है तो आप प्रदेश की बेटियों को क्या समझेंगे। और जहाँ तक समाजवादी की बात है, साफा माओ में भी वो दलित परिवार ही था जहाँ पे नहीं पहुंचे थे अखिलेश यादव, पहुंची थी प्रियंका गांधी। क्या उस परिवार को क्यों नजरअंदाज कर दिया गया क्योंकि वो एक अलग वर्ग से आते हैं, वो एक दलित परिवार से आते हैं? प्रियंका गांधी, राहुल गांधी हर जगह पहुंचते हैं।
जी जी। अरे भाई साहब सुन लीजिए, अगर आप जी, ये जी, इस तरीके से सवाल पूछेंगे तो नहीं, इस तरीके के अगर आप सवाल पूछेंगे तो फिर मैं भी आपको बता दूंगी कि आप किस तरीके से बायस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो मुद्दा होना चाहिए आपके डिबेट का महंगाई और बेरोजगारी। अरे मुद्दा मैडम सृष्टि जी हमारी इस डिबेट का मुद्दा है परिवारवादी, और परिवारवाद में जो आप लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं मैं उन्हीं स्टेटमेंट को लेकर आपके सामने रख रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ। आप इसमें आप इस डिबेट को हाईजैक कैसे करेंगे फिर कि मैं ये डिबेट को गलत दिशा में ले जा रहा हूँ? अगर आप परिवारवाद की बात कर दीपक जी, परिवार पे आपका मुद्दा था। सुनिए, जब मैं आपको बता रही हूँ परिवारवाद पे अरे तो स्टेटमेंट अभी स्टेटमेंट आप अगर कोई स्टेटमेंट दोगे तो उसी स्टेटमेंट पे तो सवाल पूछूंगा मैं। पहले से डिसाइड करके थोड़ी ना बैठा हूँ यहाँ पर कि आप जो पूछेगा पहले से मैं दाग दूंगा वो सवाल आपसे। नहीं, तो संत महात्मा वाला स्टेटमेंट कैसे आ गया? योगी जी की इतनी तारीफों की स्टेटमेंट कैसे आ गए? स्टेटमेंट था, अखिलेश जी का स्टेटमेंट था, उसका जवाब स्टेटमेंट था। आपने जो है इस पूरे डिबेट को घुमा दिया, आपने डाइवर्ट कर दिया कि योगी जी। देखिए सृष्टि जी सवाल देखिए प्लीज, जो सवाल पूछा उसका आंसर करिए। डिबेट कहाँ जा रही है, ये कैसे जा रही है, मुद्दा वो नहीं है। आपसे जो सवाल पूछा आप उसका आंसर करिए ना। विपक्ष की आवाज हूँ ना मैं, विपक्ष की आवाज हूँ। विपक्ष की आवाज ही तो इधर उधर क्यों जा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं जा रही है। आप ये चीज मुझसे नहीं बोल सकती है ना। सुनिए एक मिनट, परिवारवाद का टॉपिक है, वो जो पूरी यूपी की लिस्ट मैंने बताई है भाजपा के परिवारवाद की, उस पर कब डिस्कशन किया? मेरा सवाल आपसे ये है, परिवारवाद पे डिस्कशन है। तो गौरव महेश्वरी जी को आने दीजिए ना, पूछूंगा ना मैं उनसे। गौरव महेश्वरी, आप जब इतनी तारीफ संत महात्माओं की कर रहे हैं तो उस लिस्ट पे भी संत महात्माओं की तारीफ पूरा भारत करता है, तो मैंने कर दी तो दिक्कत क्या होगी? संत महात्माओं की तारीफ से क्या दिक्कत है? अगर ये आपका एक प्रायोजित आपका ये किया है ना प्रोग्राम, आपने प्रायोजित है नहीं, प्रायोजित सृष्टि जी है नहीं, सृष्टि जी प्रायोजित है नहीं। आप गलत दिशा में ले रही हैं, आप गलत दिशा में ले रही हैं। बिल्कुल ठीक है, अगर ये प्रायोजित था सृष्टि जी, अशोक सिंह जी बैठे हुए हैं, अगर ये प्रायोजित था मैं उनसे पूछ लूंगा, वो निष्पक्ष है ना, मैं उनसे पूछ लूंगा। जी सुनने को तैयार ही नहीं है आपको परिवार। ठीक है, आप रखिए बात रखिए। सुनाई है आप लिस्ट पर डिस्कस ही नहीं कर रहे, फिर आप कह रहे कि नहीं हम परिवारवाद पे। ठीक है। अब अगर आप इधर उधर जाएंगे ना तो मैं आपको रोकूंगा, आप बात पूरी कीजिए। ठीक। अरे मैं अभी दोबारा आपसे कह रही हूँ कि मैं तो आपसे इसी डिबेट में आपके सामने पूरी लिस्ट लेके आई हूँ परिवारवाद के ऊपर, उस पर डिस्कशन क्यों नहीं हो रहा है जिसमें भाजपा के कर लीजिए नाम आपको बताए। जी आधा घंटा निकल गया, हम उस बात पे क्यों नहीं डिस्कस कर रहे कि भाजपा में कितना परिवारवाद है और किस हद से वो आज इस मुद्दे को उठा रहे हैं? ये सवाल होना चाहिए आपका कि भाजपा अगर परिवारवाद का नाम ले रहा है तो क्यों ले रहा? उनके अपने घर में परिवारवाद नहीं है, वंशवाद नहीं है वहाँ पे। ये क्वेश्चन आपका ऑर्डर की, तो मैं सवाल नहीं, मेरा क्वेश्चन मत बताइए मुझे पता है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है मैडम आप अपनी बात रखिए, काउंटर क्वेश्चन मेरे पास भी है। आप चूंकि आप बात रखना चाह रहे इसलिए मैं चुप हो गया, आप बात रखिए। कितनी बार भैया आपको बताओ कि हमने जो आपको पूरी एक लिस्ट पढ़ाई है, नोएडा से, कैराना से, बारहपुर, वाराणसी, सुनार तक की, उस परिवारवाद से क्यों नहीं डिस्कशन हो रहा? मेरा तो आप ये जवाब दे दीजिए या तो सीधा क्योंकि क्यों आप शायद इसलिए नहीं डिस्कस करना चाह रहे क्योंकि वो सारे भाजपा विधायक और मंत्री पुत्र है वहाँ पे, जिनके मैंने लिस्ट नाम आपको पढ़ाई है। उससे बस वही पॉइंट है ना, परिवारवाद का मतलब एक पुता या बेटी या बहू होने का राजनीति का नहीं है। परिवार का बात का मतलब है 8 से 9 सदस्य उस परिवार के होना, इसमें फर्क होता है। 2 लोग, 1 लोग या पूरा परिवार और पूरा कुनबा में होने में मैडम फर्क होता है। चलिए सृष्टि जी अभी आपके पास लौटेंगे। गौरव जी से सवाल ले लेता हूं, जो आप मुझसे सवाल कर रही थी, गौरव जी से क्यों नहीं पूछ रहे वो मैं पूछ लेता हूं। जी गौरव जी, तो सृष्टि जी ने जो सवाल पूछे उसका भी जवाब दीजिए, बाकी बात मैं काउंटर करूंगा आपको, या जो सवाल होंगे मैं पूछूंगा आपसे। जी दीपक भाई, बड़ी हंसी की बात है हमारी जब कांग्रेस की पैनलिस्ट यहाँ दीपक भाई, बड़ी हंसी की बात है जब हमारी यहाँ पे पैनलिस्ट हैं कांग्रेस की साथी, वो जब परिवारवाद की बात कर रही है तो वो या तो अनजान बनी हुई है या जानबूझकर टीवी डिबेट में यहाँ पे सबको बेवकूफ समझ रही है। ठीक है। आप, बड़ी हंसी की बात है कि जब भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात आती है, श्रीमती सोनिया गांधी जी अपनी कुर्सी छोड़ देती हैं, तो इनके जितने बड़े नेता पहुंच जाते, कहते हैं नहीं, अब तो हमको राहुल गांधी जी को बना दीजिए, कांग्रेस की कमान उनके हाथों में होनी चाहिए। फिर उसके बाद राहुल गांधी जी बाहर आते हैं, राहुल गांधी जी बाहर आते हैं और कहते हैं नहीं, कांग्रेस की अध्यक्षा के लिए तो श्रीमती सोनिया गांधी गांधी परिवार से एक वोट पूरा इनका श्रीमती सोनिया गांधी जी के पास पहुंच जाता है और सालों से निरंतर खेल। गौरव जी चुप थे, आप जब बोल रहे हैं गौरव जी आपके बीच में नहीं बोला,
थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपको वक्त दूंगा, 1 घंटे का डिबेट है, मैं वक्त दूंगा आपको। सृष्टि बहन, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, सृष्टि जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। सृष्टि जी थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, सृष्टि जी धैर्य बनाए रखिए। मैंने आपके बीच में बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया था, सृष्टि जी मैंने आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया था, सृष्टि जी आप टाइम बर्बाद कर रही हैं, मैंने आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया था। संयम रखिए, देखिए शोरगुल करके हल्ला गुल्ला करके आप डिबेट में समय खराब कर रही हैं। ठीक जब है, आपने बोला था मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था, ठीक है, हो गई, चुप हो गई। जब मैं बोल रहा हूँ तो आप मेरे को मत डिस्टर्ब करिए। ठीक गौरव जी। तो सालों से ये नौटंकी हम लोग देख रहे हैं कि माँ बेटे के बीच कांग्रेस के अध्यक्ष की कुर्सी फंसी हुई है और पूरा जितना कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है इस पूरे परिवार के साथ अपना राजनीति में जो समय दे रहा है वो खाली एक परिवार के इर्द गिर्द घूम रहा है। फिर मैं आपसे बार बार बड़ी डंके की चोट पे कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी एक विचार है, एक इतना बड़ा परिवार है जहां कल प्रधानमंत्री कौन होगा, देश का गृह मंत्री कौन होगा, ये मिलके पूरा संगठन पूरा परिवार तय करता है और साल भर साल कार्यकर्ता इस अपेक्षा जब कार्यकर्ता गौरव जी आपने इतना ही काम किया, परिवार को बढ़ाना है, इतना ही काम किया, ये तो मेरा कांग्रेस की साथी जो मीडिया पैनलिस्ट हैं यहाँ पे उनको जवाब था और जो मेरे सपा के यहाँ पे पैनलिस्ट साथी हैं मैं उनको 2 बातें बोलना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव जी के साथ समस्या क्या है कि जब सत्ता का ऐसा टेस्ट लग जाए और कुछ टाइम बाद आप सत्ता से बाहर हो जाएं और आपका मलाई खाना बंद हो जाए तो समस्या क्या है कि वो कहीं पे भी जाके कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं। कभी वो चिलमजीबी बोल देते हैं, तो कभी वो एक योगी के भी बहुत स्टेटमेंट हैं गौरव जी, बोलना चालू कर देते हैं। और बड़ी हैरानी की बात है कि जिस तरीके के स्टेटमेंट इनके अखिलेश यादव जी देते हैं, अभी 20 मिनट पहले हमारी इसी डिबेट पे हमारे सपा के जो प्रवक्ता हैं वो बोले कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक नालायक बेटा है। आप ऐसे शब्द प्रदेश के एक मुख्यमंत्री के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले तो आप तमीज और तहजीब दोनों सीख लीजिए। और लेकिन समस्या कहाँ है कि सीखेंगे कैसे जब जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वो पूरे स्टेज पे पूरे परिवार से जूतम प्रचार कर लें, पूरे स्टेज पे माइक छीन लें, अपने पिताजी को धक्का दे दें और वही मुलायम सिंह यादव जी ये बोल चुके हों कि जो बेटा अपने बाप का नहीं हुआ है तो वो किसी और का कैसे होगा। तो इनसे अपेक्षा करना भी उनके स्टेटमेंट तो ठीक है, आपके मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट आपने सुने गौरव जी? डिबेट पे आके ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। गौरव जी आपने अपने मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट सुने? जी आपने मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट सुने हैं? जी उनके भी स्टेटमेंट, फिर उन पे क्या कहेंगे? वो शिष्टाचार की भाषा है क्या? दीपक जी आवाज नहीं आ रही है आपकी? अब नहीं आ रही होगी, अब आई नहीं आ रही। दीपक जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरे कहने का मतलब है आपने अपने ही मुख्यमंत्री के यानी उत्तर प्रदेश आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे को बिल्कुल। चलिए ठीक है, आपके पास अभी आवाज आएगी तब हम आपके पास लौटेंगे। मैं आपके पास आ जाता हूँ। अशोक जी, मेरे को अशोक सिंह जी उनके पास तो आवाज नहीं आ रही, लेकिन जिस तरीके से पूरी अपनी डिबेट सुनी है और मेरे सवाल भी सुने हैं, मुझसे कहा जा रहा है कि मैं महंगाई और अन्य मुद्दों पे बात करूं, अन्य मुद्दे सवाल उठाऊं, लेकिन जो पार्टी में हैं, जो रैली कर रहे हैं, उन्होंने आज तक महंगाई और अन्य मुद्दे नहीं उठा रहे। वो इसी में लगे पड़े, जात पात धर्म मुस्लिम हिंदू। मुझसे अपेक्षा की जा रही है कि मैं यहाँ पे इस डिबेट में महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे उठाऊं। आप ये बताइए सृष्टि जी, मैंने आपसे सवाल किया ही नहीं। आपसे बता फिर आप कहेंगे कि फिर आप कहेंगे कि ऐसे नहीं ऐसे। मुझे सवाल पूछ लेने दीजिए, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। ने कब जाति और धर्म की राजनीति को उठाया है? इस पूरे चुनाव में उन्होंने हमेशा सृष्टि जी आपके पास वक्त दिया ना मैंने आपको, भी आपके पास लौटूंगा तब आप बात रख लीजिए। अभी अशोक जी की बात करने का वक्त। आवाज नहीं आ रही थी मुख्यमंत्री की बात, अब उनकी आवाज अभी आएगी ना, जब आएगी तब पूछ लेंगे। आवाज ही नहीं आएगी उन्हें। तो अशोक सिंह जी, क्या ये जो मुद्दे मुझसे अपेक्षा की जा रही है, क्या वो मुद्दे अब की बार रैली में या अक्सर चुनावों की रैली में दिखाई नहीं देते हैं? ऐसा अक्सर क्यों होता है? क्या ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट निकाल के जनता को या किसी वर्ग विशेष को साधा जा सकता है? जी दीपक जी, कांग्रेस की प्रवक्ता को ये तय करना का अधिकार नहीं है कि चैनल या मीडिया हाउस क्या किस विषय पर चर्चा करेगा और क्या उनके मुद्दे होंगे, क्या विषय में। आज का मुद्दा तो बिल्कुल क्लियर है
महंगाई का और का मुद्दा होगा, वो शायद आपके फिर कभी आए या ना आए वो आप जाने, ये मतलब मैं बाहर रह करके नहीं तय कर सकता, मैं न्यूज रूम के बारे में नहीं कह सकता, तो ये बात शायद कांग्रेस प्रवक्ता को नहीं अच्छे से थोड़ी समझ है। मैं दो बातें इससे पहले की हो चुकी है, मैं उस पर थोड़े आते आते फिर आगे बातें कहना चाहता हूँ कि पहले तो समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है वो यह नहीं जान पाए कि संत को क्या होता है और संत की स्थिति क्या होती है और संत कैसे होता है, संत का व्यवहार आचार क्या होता है, अब उसको क्या जिम्मेदारी होती है, जबकि उनको मालूम होना चाहिए कि पूर्व में संत ही और साधु ही पूरी तरह उनका अखाड़ा ही सेना होते थे, सैनिक होते थे, और उसके बाद फिर ये कहे कि उन्होंने उनके अपने पिताजी के प्रति जो अंतिम क्रिया में नहीं भाग लिया। आपको मालूम होना चाहिए जिस दिन संत बन जाते, बाल संत हो चाहे किसी भी उम्र का में संत बना हो, वह कभी भी अपने जीवन के पूर्व को कभी चर्चा में नहीं ला सकता, कभी चर्चा में नहीं ला सकता, यह प्रतिबंध है। देखिए ये बात है ना, तो ये बात इनको समझ नहीं। अच्छा फिर तारिक साहब कैसे समझ पाए, वो दूसरे धर्म की स्थिति हो सकता है, अपने धर्म के बारे में बहुत ज्ञाता हो सकता है, लेकिन कुछ चीजें उनको नहीं है पता, नहीं ऐसा कहना चाहिए। और रही बात अब रही बात कि जो विषय ही अब उत्तर प्रदेश अभी परिवारवाद का विषय है, परिवारवाद को विषय में जो अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने बहुत सारे बताए, बहुत अच्छी अपडेट्स दी है, नो डाउट, और ये शायद अपडेट भी है, लेकिन शायद मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह जी का बेटा राहुल है, फिर अपने दिग्विजय सिंह जी हैं, उनके भाई हैं और भी बेटे हैं, और फिर उधर छत्तीसगढ़ में है केपी सिंह देव साहब थे, उनके बेटे हैं। क्या कांग्रेस में ये सब तो दूसरे लोग जब चुनकर के आ रहे हैं उनकी बात करिए। समाजवादी पार्टी के जो परिवारवाद की जो स्थिति है और बड़ी अजब है, उनके यहाँ सिर्फ ये कोई चुनाव लड़के लोग नहीं है जो करीब उन्होंने बीजेपी प्रवक्ता ने या आपके पास मेरे पास जानकारियां हैं, वो लोग चुनाव नहीं लड़े, वो सिर्फ उनको लाल बत्तियां दी गई, उनको मंत्री पद दिया गया, उनको अपर हाउस में भेजा गया। चुनाव लड़के आते हैं, अगर राजनाथ सिंह का बेटा लड़के आता है या लालजी टंडन का बेटा लड़ता है या वसुंधरा राजे जी का बेटा लड़ता है या सिंधिया परिवार से आते हैं, तो ये इसे परिवारवाद नहीं कहेंगे, इसे जनता चुन करके दे रही है। आप जब जनता से आप विवेक पर ही आप सवाल कर रहे हैं, मतलब कैसे ये मैं समझ नहीं आया। फिर गांधी, फिर कांग्रेस में तो बहुत ही आश्चर्य है, कांग्रेस तो अपने गांधी के अलावा गांधी खानदान कुनबा डीएनए उससे बाहर ही नहीं जाती है। नरसिंह राव जी की, सीताराम केसरी जी की दुर्गति को किसने नहीं देखा है? नरसिंह राव जी को यहाँ उनको अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं होने दिया, और फिर कैसे बातें कर, सीताराम केसरी जी को लात मार करके धकिया करके सबने देखा, वो सब क्या भूल गए हैं क्या? जब परिवारों में देखिए विश्लेषण तो करिए, लेकिन विश्लेषण का मेरा कहे सही है, गप गप है और दूसरे का कहे कड़वा कड़वा है, ऐसा नहीं होता है। जी जी, और बात पूरी जो स्थितियां मतलब जो सच है सच को नहीं। फिर मैं देखिए है ना, चुनाव का जो विषय था, सही बात ये थी कि अब जानकारी तो बड़ी आराम से मिल रही है ना कि चुनाव के समय ये जो अभी जो कोरोना समय रहा, तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लोकसभा सदस्य रह चुके हैं, उसके बाद उनके बारे में यही मिला वो तो चेस खेल रहे हैं, वो तो चेस खेल रहे हैं और घर के अंदर रहते चेस खेल रहे, मतलब वो जनता से उस दौरान मिले नहीं। अशोक जी एक सवाल और ऊपर आप शासक रह चुके। श्रेष्ठ जी ने किया था, मैं अगर रखूंगा तो थोड़ा सा तकलीफ होगी, लेकिन आपसे ही मैं रखवा देता हूं कि इस पूरे दरमियान प्रियंका जी कितना सक्रिय कोरोना में रही, जी जी, कितने किसानों ने आत्महत्या की है, किसने किसानों के साथ हादसा हुआ, किन किन के घर गई और कहां वो गई, या जहां उन्हें जाना चाहिए था वहीं गई? नहीं, अब एक्चुअली उत्तर प्रदेश में 34 साल से कांग्रेस बेहाल वाली स्थिति में है। कांग्रेस में इनका नेता ऊपर से अचानक आता है, गांधी परिवार से जाता है, वही डायनेस्टिक तरह से करता है। कोशिश की है राहुल गांधी जब वायनाड चले गए हैं, लेट मी से मुझे पॉलिटिकल इन लोगों की आपस की चर्चा का विषय नहीं, मुझे पॉइंट क्लियर करना चाहिए। जब राहुल गांधी यहाँ से हार गए तो वायनाड चले गए हैं, उसको उस प्लेन ब्लैंक्स को भरने के लिए प्रियंका आई है। इतना बायस नहीं, अब दोस्त है, मुझे एंकर को भी बताएंगे और आप मुझे भी बताएंगे, तो इतना तो आप अपने को जरा संयम रखिए। शायद आपने अभी 10-5 साल भी पूरी तरह से कांग्रेस को पढ़ ली होगी, तो शायद सीतारमैया गांधी परिवार से थे, गांधी परिवार की सच्चाइयों को मानिए ना, गांधी परिवार को सीताराम केसरी जी को धक्का मार करके सीताराम केसरी जी की बैठक अध्यक्ष थे, कांग्रेस के अध्यक्ष, उनको धक्का मार करके सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष
झपटी है, झपटी है, झपटना कहते हैं। भाजपा के अनऑफिशियल प्रवक्ता का टाइटल होना चाहिए आपके नीचे, भाजपा के अनऑफिशियल प्रवक्ता। नहीं, 30 साल हो गए, 30 साल हो गए आपके कांग्रेस में अभी किसी की, आपके कांग्रेस में अभी किसी की स्थिति नहीं है, यूपी कांग्रेस में अभी कोई स्थिति नहीं रही है अभी। नहीं, यूपी कांग्रेस में मैंने उत्तर प्रदेश में क्यों ऑल ओवर डेवलपमेंट इंडेक्स में उत्तर प्रदेश आज सबसे नीचे है सारे राज्यों में, क्योंकि कांग्रेस नहीं थी यहाँ 32 सालों से, इसलिए 32 साल बदहाल रहे आपकी प्रदेश। समझ गए आप? टैक्स पे बात नहीं, क्यों नहीं थी? आपको जाके जनता स्वीकार क्यों नहीं कर रही है? मुझे इतना बता दीजिए। मैं दीपक जी की तरफ अगर अनुमति हो तो एक सवाल पूछ लो। आप 34 साल से उत्तर प्रदेश में कभी भी इस लायक क्यों नहीं हो पाए? आप कहीं भी परिवारवाद पे बात करें, कांग्रेस के अध्यक्षों पे बात करें, तो जितने अध्यक्ष सबका नाम पढ़ के बताऊंगी आपको यहाँ पे, फिर करिएगा। नहीं, मुझसे मत कहिए, मुझसे आप कृष्टि जी आप बिल्कुल गलत जा रही है। आप ट्रैक गलत चुना है, आपने गलत ट्रैक चुना है। ये आपको समाजवादी से पूछिए या गौरव से पूछिए, अपने से पूछिए, मुझसे नहीं पूछ सकेंगे। मैं तो यथास्थिति जानता हूँ, मैं तो यथास्थिति। आप भाजपा के अनऑफिशियल प्रवक्ता बनती मैडम। एक मिनट अशोक जी। नहीं, ये प्रमोद तिवारी जी से पूछ लीजिए, जरा प्रमोद तिवारी जी से पूछ लीजिए, प्रमोद तिवारी बता सकेंगे। नहीं, CLP की लीडर है, वो बता सकेंगे। एक मिनट सृष्टि जी, ये आप नहीं तय करेंगे कि किसको क्या अपने नाम के नीचे लगाना है या पीछे लगाना है? ये पहली बात आप तय नहीं करेंगी। दूसरी बात पता नहीं आपकी उम्र क्या है, लेकिन उनका पत्रकारिता का अनुभव है जिसके ऊपर आप उन्हें भी हाईजैक कर रहे हैं। मुझे और डिबेट को तो आपने करने की कोशिश की। 30 साल हो गया है, मुझे 30 साल हो गया है। मैंने सृष्टि जी अपनी पार्टी का रखिए, सिर्फ अपनी पार्टी का रखिए सिर्फ यहाँ पे। मैं जो सवाल जनता के आपके सामने रख रहा हूँ, अगर आपको वो उत्तर उतने ही दीजिए। आप अशोक सिंह जी क्या या मेरे कलीग जर्नलिस्ट जी, मेरे कलीग जर्नलिस्ट हैं, इनके यहाँ मीडिया पहले मेरे कलीग जर्नलिस्ट है दीपक जी, मेरे कलीग जर्नलिस्ट नीरज जी, इनके मीडिया में उप कमेटी IPN अखबारों में काम कर गए, अभी बने हैं, वो आए हैं, वो पार्टी ज्वाइन की है, वो पार्टी में है। ठीक है, क्या बातें कर रहे हैं अशोक सिंह जी? सृष्टि जी अध्यक्षों की बात की, मैं कांग्रेस के अध्यक्षों का नाम बता रही हूँ, आपको तो सुनने को तैयार नहीं। आप कांग्रेस की प्रियंका गांधी की बात, जी आप नाम बहुत बताते हैं, अब थोड़ा सा होल्ड करिए ना। तारिक जी का समय है, 1 मिनट, बस वो नाम ही तो है। 1 मिनट सृष्टि जी, आप तो नाम मुझे पता है, अब थोड़ा सा चुप हो जाइए, थोड़ा सा मैं आपको समय दूंगा। तारिक जी आप कुछ कहना चाह रहे थे काफी देर से। इनका वॉल्यूम डाउन कर दीजिए, इनका वॉल्यूम बोल रहे हैं, इनका वॉल्यूम कम कर दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, वॉल्यूम किसी का कम नहीं हो रहा है, इनका वॉल्यूम रखने का अधिकार है। सृष्टि जी थोड़ा सा समय बेहतर होगा, इनका वॉल्यूम कम करिए। जी हाँ, देखिए पहली बात है, राजपूत जी जो बात कह रहे हैं वो एक इंडिपेंडेंट सोच वाले आदमी हैं। उनको इस तरह से, ये मेरे ख्याल से कश्यप जी पहली बार आपके चैनल पर बैठी है, तो वो समझ नहीं पा रही है क्या सिस्टम आपके चैनल का। दूसरा बात ये है, ठीक है, आप कई बार बैठे हैं, आज बस ठीक है, कोई बात नहीं। उतने हम और ये राजनीति कर चुके होंगे, जितनी हमारी और आपकी उम्र होगी उतना ये और हम राजनीति और पत्रकारिता कर चुके होंगे मैडम। 50 साल का होगा, थोड़ा तरीका सीखिए बात करने का। सीनियर के बीच में इस तरह से बात नहीं की जाती है, पहले तरीका सीखिए बात करने का। बंद करिए इनकी आवाज, बंद करिए इनकी आवाज, आपको वक्त दूंगा, बीच में बकर कर रही है। आप बात रखिएगा, कोई बोलता नहीं है उत्तर प्रदेश में, ये मेरी USP है, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आपके CLP के लीडर बता देंगे। कांग्रेस की हरकतें हैं। ठीक है, अभी सब लोग चुप रहिएगा। तारिक जी मामला ये है, अभी राजपूत भाई ने हमारे लिए कहा कि हम संत की परिभाषा नहीं जानते हैं, होता रहता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, इन्होंने पूरा संत की बात बताई, तो एक संतों के संत महासंत अंजनी नंदन दास जी हैं, शायद आप जानते भी होंगे। उनकी पत्नी का भी देहांत हुआ था पिछले साल, मैं भी गया था। वो संत है, वो परिवार त्याग चुके हैं, जैसे बकौल इनके क्या नाम है संत त्यागते हैं और योगी जी ने भी त्यागा है, तो नहीं जा सकते। तो वो क्यों गए थे? हाँ, उन्होंने क्या नाम है मुख्य आगे नहीं दी, उनके बच्चों ने दी, ठीक है, लेकिन गए एक कर्सी कॉल में, जिस लेडी के साथ इन्होंने जिंदगी बिताई, उस लेडी के साथ ये जाकर वहां जाकर उसके अंतिम क्षणों में दर्शन करके उससे प्रार्थना, जो भी प्रार्थना उनके लिए क्यों की, क्या ये जाके अपने पिताजी जिन्होंने इनको पैदा किया, ये अपने पिताजी अपने अब्बा जान के अंतिम दर्शन नहीं कर सकते थे?
ये तो उतने बड़े संत नहीं है जितने बड़े संत अंजनी नंदन दास जी हैं। यदि आप राजपूत जी जान रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। गए होंगे, बिल्कुल गए होंगे, मानता हूं मैं आपकी बात। ठीक है। दूसरी बात मैडम, कांग्रेस की मैडम बोल रही हैं कि हमारे वहां कई नाम इन्होंने गिनाए। मैं इनकी पार्टी का नाम गिनाता हूं, शीला कौल, अरुण नेहरू। ये कौन थे मालूम है आपको? शीला कौल और अरुण नेहरू ये सगे रिश्तेदार फूफा या मामा के लड़के थे स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी के। ठीक है, बहुत पीछे उनके परिवार के थे और वो सांसद और मंत्री थे। अभी वर्तमान में बहुत बड़े उदाहरण है। तीसरी बात, राजपूत जी ने कहा कि हम लोग ने बैकडोर एंट्री से लोगों को संसद में और विधान परिषद में भेजा है। तो राजपूत जी, आपकी भी जो उम्र है उसी उम्र से मैंने भी चालू किया होगा राजनीति। 17 साल की उम्र से चालू किया राजनीति अपने फादर के साथ। चंद्रशेखर जी से बहुत करीबी, नेताजी से भी करीबी, वीपी सिंह जी से करीबी, सबसे करीबी रहा है। तो माननीय प्रोफेसर राम गोपाल साहब को चंद्रशेखर जी ने 1991 में राज्यसभा में भेजा था। तब मुलायम सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे क्या नाम है, चंद्रशेखर जी। और तब पार्टी का नाम था समाजवादी जनता पार्टी। चंद्रशेखर, तो पहले ये थोड़ा सा जी, तो थोड़ा ये ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा, आज की डेट में सिवाय प्रोफेसर साहब के और कोई भी परिवार का सदस्य बिना चुनाव लड़े कहीं नहीं है। ये गलतफहमी आप ना रखिए कि बगैर चुनाव लड़े लोग हैं। परिवारवाद होता तो लोग रिजेक्ट करते। तारिक जी, गौरव जी के पास आवाज आ गई है शायद। अब गौरव जी अगर आप, तो गौरव जी के पास आवाज आ गई है जी। गौरव जी, मेरा सवाल उस वक्त ये था जब आपकी आवाज चली गई थी, मतलब आ नहीं रही थी आपके पास। वो ये था कि आपके दीपक जी पिछले 20 मिनट से आवाज चली गई थी, मैं बड़ा परेशान। कोई बात नहीं। सवाल वही अभी ताजा है, बिल्कुल है मेरे पास, अवेलेबल है। सवाल पूछिए। मेरा यह सवाल था कि जैसे स्टेटमेंट की आप बात की, स्टेटमेंट ऐसे देते रहे हैं या शिष्टाचार से प्रेरित नहीं है, तो ऐसे सीएम योगी आदित्यनाथ के भी ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट हैं जो कहीं से कहीं तक शिष्टाचार के दायरे में नहीं आते हैं। उन्हें कैसे देखते हैं? तो क्या ये सवाल जो आपने उनसे बोला था वही आप उनसे भी बार बार कहता हूं कि जब सत्ता में आदमी नहीं होता है तो सत्ता इन लोगों के लिए बेसिकली क्या है कि पेशा और व्यापार बन गया है। नहीं सवाल उधर नहीं, बिल्कुल सवाल मेरा आपसे है, आप उस स्टेटमेंट को शिष्टाचार के दायरे में मानते हैं? नहीं। दोनों पैनलिस्ट साथी कह रहे थे कि जिसका परिवार नहीं है तो उसको सत्ता चलाने की जरूरत क्या है। गौरव जी, स्टेटमेंट कि जिसका परिवार नहीं है वो ज्यादा ईमानदारी से सत्ता चला पाएगा। जिसका परिवार नहीं है, जो अपने परिवार के लिए लूटपाट नहीं कर रहा है, वो ज्यादा ईमानदारी से सत्ता चला पाएगा। तो बार बार जब आप लोग एक सवाल उठाते कि परिवार नहीं है वो क्या जाने सत्ता, वो क्या जाने लोगों का दुख दर्द, वो आपसे बेहतर दुख दर्द इसलिए जानता है क्योंकि वो अपने परिवार के लिए लूटपाट नहीं कर रहा है, जैसे गांधी परिवार और यादव परिवार। महेश्वरी जी, सवाल सिर्फ सिंपल सा था, क्या आप उन्हें शिष्टाचार के दायरे में उन स्टेटमेंट को लेते हैं जो सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा कहीं, चाहे वो विधानसभा के दौरान दिए गए हों या बाहर दिए गए हों? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे सवाल। परिवार वाला मुद्दा अभी समय समय पे राजनीति में स्टेटमेंट एक दूसरे को दिए जाते हैं, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि जिस स्तर के स्टेटमेंट इनके यहाँ दिए जा रहे हैं, चिलम जी भी अभी ये टीवी चैनल भी बैठ के नालायक बोल रहे हैं और ऐसे शब्द ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ऐसे शब्द जब ये आपके सामने बैठ के इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सोच लीजिए पीठ पीछे कैसे इस्तेमाल करते होंगे। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि अगर जो शब्द भी इस्तेमाल हो रहे हैं उसका एक दायरा तय होना चाहिए ना। आप भरे मंच से कह रहे हो चिलम जीवी, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि सारे साधु संत पूरे समाज का अपमान कर रहे हो चिलम जीवी बोल के। तो शब्द तो पहले आप देखिए किस स्तर के शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके शायद जो आंसर आपने दिया उससे कोई भी इत्तेफाक नहीं रखता, वो समझ भी नहीं आया कि आपने क्या कहा और क्या आप कहना चाहते थे। लेकिन अगर महेश्वरी जी एक ये और सवाल है कि जैसे आप तो सत्ता में, आपने बड़ा इन 5 सालों में विकास किया, ऐसा कहते रहे हैं, आपकी पार्टी कहती रही है, तो क्या जो विकास किया है उस विकास के बाद जो मुद्दे हैं वो मुद्दे आपकी तरफ से भी नहीं उठाए जा रहे, विपक्ष की तरफ से अगर नहीं उठाए जा रहे, आप तो करो ना, आप भी इन्हीं सब चीजों में उलझे पड़े हो। ट्विटर हैंडल पे ट्वीट, अरे क्या देने की जरूरत है? आप तो अपने विकास पे ट्वीट करिए ना। की बात करें, इन्होंने कितना काम किया, हमने कितना काम किया, बैठ के हिसाब दिया जाए आपस में। और परिवारवाद वाली बात रही तो वो छोड़ दीजिए ना, वो परिवारवाद, आप तो विकास पर कायम रही ना। आपने विकास किया तो विकास पे देगी जनता वोट, काय को ट्विटर हैंडल इनको करना होगा दीपक जी, तो तय इनको करना होगा ना ये लोग किस पे डिबेट चाहते हैं। एक्चुअली
इन्होंने ये देखा है कि पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी योजनाओं के तहत, चाहे गांव-गांव प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के तहत गांव-गांव शौचालय पहुंचाने का काम किया, गांव में साफ पानी पहुंचाने का काम किया है। हमने वही उत्तर प्रदेश में 8 घंटे वीआईपी क्षेत्रों में बिजली देखी थी, जहां इनके परिवार के लोग गाँव में 18 घंटे बिजली आती है, तहसील स्तर पे 22 घंटे बिजली आती है, जिला स्तर पे 24 घंटा बिजली आती है। चाहे इन्वेस्टर समिट देख रहे हो, चाहे सेटअप देख रहे हो, चाहे उत्तर प्रदेश में आज हम जितने प्रोजेक्ट देख रहे हो, हमने संस्कृति तहजीब सबको बचाने की कोशिश की एक तरफ, और दूसरी तरफ हमने विकास का पूरा काम किया है, विकास को आगे एक अगले पायदान में ले जाने का काम किया है। तो ये स्तर तो इनको तय करना है, डिबेट के पता नहीं गौरव जी, आप पूछिए कि क्यों इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ऐसे उल्टे सीधे स्टेटमेंट देते हैं अपनी नहीं, ठीक है, पता नहीं क्यों आपने कोई भी आंसर किया। सृष्टि जी संतुष्ट नहीं है, बस आपकी हर एक बात पे हंसे जा रही है। अब मैं उनके पास चला जाता हूं। आप वो देते हैं, आप क्यों ट्रैप होते हैं? आपके मुख्यमंत्री क्यों ट्रैप होते हैं? हमारे मुख्यमंत्री जी ट्रैप नहीं हो रहे, डिबेट में पूछा गया तो उसका जवाब दिया जा रहा है। हम लोग नहीं, वो जवाब दिया ही नहीं आपने, वो जवाब दिया ही नहीं आपने। खैर सृष्टि जी, देखिए तारिक जी आपके पास लौटूंगा, तारिक जी आपके पास लौटूंगा। सृष्टि जी का जवाब दिया था। मैंने कहा राजनीति में एक दूसरे को गौरव जी एक दूसरे को बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन अरे तो फिर वही तो मेरा कहने का मतलब है। तारिक जी से वही सवाल किया, वही मैं आपसे कर रहा हूँ कि फिर तकलीफ क्यों होती है, फिर पेट में दर्द क्यों होता है? अभी तो आप ही कह रहे हो राजनीति में होता रहता है, चलता रहता है, स्कूल, अभी आप ही बोल रहे हो ना, तो फिर इतने तकलीफ क्यों होती है? क्यों पुतला पुतला जलाते हो? काम करो अपना, ध्यान दो। मेरा कहने का मतलब यही है, यही बात ही नहीं है दीपक भाई तकलीफ की बात नहीं है। राजनीति का कल्चर ही यही है। फिर क्या, फिर जब मर्यादा गिरी गई है तो फिर मुख्यमंत्री को गिरने ही की जाए वाली हिसाब वाली बात होती है। कौन इसका ध्यान रख रहा है? सृष्टि जी हताश हो चुके हैं, आप किस स्तर पे हताश और परेशान हो चुके हैं, तो आपकी मानसिकता। ठीक, गौरव जी सृष्टि जी की बारी है। हालांकि सृष्टि जी ने सबके में 5-5 मिनट लिए हैं, पर अब पूरा समय सृष्टि जी का। जी सृष्टि जी बोलिए। आप जो ये मेरे उम्र के ऊपर कटाक्ष किया, हमारे पास आपसे उम्र की तो ज्यादा यहाँ पे वो है, एक्सपीरियंस है। मैं बताना चाहूंगी, जैसे बोला जाता है कि इंडिया इज अ यंग नेशन, वी हैव द यंगेस्ट वोटर्स इन आवर कंट्री, and as a young voter I have the right to voice my opinion, and if I belong to a political party I have the right to defend my party in every possible way that I can. मैडम हम लोग तो समझ लेंगे, पर हमारी बहुत सारी जनता हिंदी भाषी है। हिंदी में बता, अगर हिंदी में ट्रांसलेट भी करती चलो तो थोड़ा सा जनता को भी थोड़ा सा समझ आएगा। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ को जो नारा दिया है। तारिक जी एक बात सुन लीजिए, वो इंग्लिश में बोल रहे हैं, मैं उनसे बोल रहा हूँ हिंदी में बोलिए, आप वो भी नहीं सुन रहे। दे रहा हूँ मैम। तारिक जी थोड़ा सा, डोंट हैव द राइट टू स्पीक व्हाटएवर कम्स फ्रॉम योर माउथ। तारिक जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैडम ने जो किया है तारिक जी गलत किया है, इस तरह से किसी के ऊपर कमेंट्री नहीं करनी चाहिए। तारिक जी एक मिनट, तारिक जी एक मिनट, वो ऐसे जैसे फ्लो में उठाया था आपने पूरा उनका बिगाड़ दिया। सृष्टि जी आप पूरी बात रखिए अपनी, आप कोई नहीं बोलिए। आपको ये बात हिंदी में बताना बोलिए। यहाँ पे युवा वोटर्स है, एज ए युवा वोटर मेरा गौरव जी पार्टी को डिफेंड कर। गौरव जी एक मिनट एक बार बात तो पूरी करने दीजिए। वो क्या कहना चाह रही हैं? कुछ नेशन की बात कर रहे हैं। सुन लीजिए, आप लोगों के पास इतना एक्सपीरियंस है तो हम जैसे नौजवानों की बात सुन लीजिए ना, आखिरकार वोट तो हमें ही देना है। सृष्टि जी सभी सुन रहे हैं जी। मैं बहुत अच्छे से बता रही हूँ आपको कि मैं, जी ठीक है, आपके दर्शक सुन रहे, दैट इज वेरी वेल एंड गुड। मैं आपको बता रही हूँ, मेरा एज आपका एक्सपीरियंस डजंट इक्वल टू एनीथिंग एट ऑल। मैं एक इस देश की वोटर हूँ, इस देश में मेरा अधिकार है बोलना, और मैं बिल्कुल बोलूंगी अगर आप मेरे पार्टी के खिलाफ अनर्गल बातें करेंगे तो आई क्वेश्चन योर बिलीव्स एंड योर मोरल्स। जी कंप्लीट। सेकंड ऑफ ऑल मैंने आपने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षों की लिस्ट उठाई, मैंने आपको लिस्ट पढ़ के नाम बताया, आप एक नाम पे अटक गए। क्या के कामराज, जगजीवन राम, आपके पुरुषोत्तम दास टंडन, डीपी सीतारमैया, सारे गांधी परिवार से थे। मैं मानती हूँ गांधी की सोच से थे, क्योंकि गांधी एक विचारधारा है, वो सभी गांधी विचारधारा से आते, तो मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करती हूँ कि गांधी पार्टी ही रही है ये कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हम उसी विचारधारा से आज तक चलते आए हैं। हम यहाँ संत महात्मा बनने का ढोंग नहीं करते हैं। अगर संत महात्मा होते तो शमशान अब्बाजान कब्रिस्तान जैसे स्टेटमेंट नहीं देते हम। उत्तर प्रदेश में हर 16 मिनट पे जो बेटियों का रेप होता है उससे भी बोलते हैं हम कि अगर हम संत होते तो उनकी बात भी हम सुनते, लेकिन नहीं बोल रहे तो ये ढोंग करना बंद करिए। और मेरी उम्र, आपका एक्सपीरियंस डजंट इक्वल टू एनीथिंग। आई हैव द राइट टू से इट एंड आई विल से इट। अगर आप गलत बोलेंगे, निष्पक्ष पत्रकार बनने का ढोंग करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी आपका चेहरा सबके सामने।
बहुत झूठ बोल दिया आप लोगों ने, और 32 साल बदहाल जो गौरव जी एक मिनट। सृष्टि जी एक अंतिम सवाल आपसे, आप ठीक है आपने जो भी बोला, एक अंतिम सवाल कि जिस तरीके से पॉलिटिकल समय बहुत कम है मेरे पास, थोड़ा समय दीजिए मुझे। नहीं आपको सबको वक्त दिया मैंने। सृष्टि जी एक अंतिम सवाल कि जिस तरीके से सवाल उठा रही हैं, इनकी कोई आस्था नहीं है। गौरव जी ठीक है आपने बोल लिया, समय नहीं है। गौरव जी प्लीज एक मुझे सवाल दीजिए। ठीक है, अरे महेश्वरी जी आपको सही में एक पीठ से बिलोंग करते हैं, वहां से आते हैं, आप कह रही है कि वो ढोंग करते हैं। ठीक है आप खत्म हो गया महेश्वरी जी, अब बात पूरी होने दीजिए। संत महात्मा की हमें मुकाबले में सुना दी, शमशान अब्बा जान करते हैं। और मेरी देखिए एक मिनट एंकर जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ गौरव जी को कि मेरी आस्था मेरा धर्म आपके डिबेट के लिए, आपकी क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं है। मेरा जो धर्म है वो है, आप मुझे नहीं बताएंगे कि मैं किसमें विश्वास रखती हूँ किसमें नहीं रखती हूँ। धर्म की और जातिवाद की राजनीति बंद करिए उत्तर प्रदेश में। अरे मैं तो बता नहीं रहा हूँ, मैं तो अपनी ओपिनियन रख रहा हूँ मैडम। चलिए ठीक है आप लोगों ने ओपिनियन रख लिया। अशोक सिंह जी सुनने वाली है। ठीक है गौरव जी आपने पूरी डिबेट सुनी। सुनने वाली है गौरव जी आप भी सवाल उठाया, मैंने उसके बदले में एक मिनट थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। उन्होंने अपनी बात की, उन्हें रख लेने दीजिए, वो भी कब से कोशिश करनी बात रखने। ठीक है हो गया ना, 1 घंटे का वक्त दिया ना। जिस तरह से अशोक सिंह जी आपने सबकी बात सुनी, सब लोग अपनी जगह सही थे, चाहे वो तारिक जी हो, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे वो सृष्टि जी हो। जो आप डिबेट करवा रहे हैं, कभी आप ही के ऊपर सवाल उठा देती हैं, सबके ऊपर सवाल उठा रही हैं। ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात खत्म होगी वो बात, उन्होंने रखी, उनका रखने का अधिकार, उन्होंने बात किया, मैंने जवाब दी, कोई बात नहीं छोड़िए। अशोक सिंह जी जिस तरीके से पूरी डिबेट आपने सुनी और यूपी के चुनाव की बात करें, जाहिर सी बात है जनता त्रस्त है, चाहे वो किसी को भी सरकार हो, जनता हमेशा त्रस्ती रहती है, क्योंकि उन्हें जो अपेक्षाएं जनता की होती है वो सरकार आने के बाद वो पूरी नहीं हो पाती है। कोई भी उत्तर प्रदेश का ऐसा उठा लीजिए, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे ऐसे बहुत सारी जगह जहां पर विकास अछूता अभी भी है, वहां पहुंच ही नहीं पाया है। तो ऐसे में जब विकास इतना हुआ है, तब विकास ना हो तो आप बेचैन क्यों है इतना? और सपा की बात करें कि इतने सारे लोग घेरने के लिए आ रहे हैं, वो घेरने के लिए कितने भी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पार्टियां सब एकजुट हो रही हैं, वो सपा की तरफ हो रही है, सपा गठबंधन कर रही है। ऐसे में कांग्रेस कर रही है, प्रियंका गांधी पूरा जोर लगा रही है, हालांकि बिल्कुल हाशिए पे थी, लेकिन जोर बहुत लगा रही है, वो भी अपनी तरफ से जितना हो सकता है बोल रही है कि मैं महिलाओं को सीट दूंगी जो भी। लेकिन इससे बेनिफिट किसे मिलने वाला है, थोड़ा सा कम शब्दों में बताइएगा। जनता इसमें क्या, जनता के जो जुड़े मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं छिपे हैं अभी? दीपक जी जो जनता के मुद्दे थे वह तो ये विपक्ष भी नहीं चाह रहा है कि वो सामने आ जाए। जनता हो सकता है सोच सकता है कि सरकार अभी 5.5 साल रह लिए, हो सकता है उसे कहीं विकास काम देख ले, कहीं उस पर पॉजिटिव हो गए तो ये इनको परेशानी रहेगी, तो इसीलिए डिले हो रहा है। कांग्रेस में ये भूल जाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 7 MLA है वर्तमान में, 7 MLA, 403 की विधानसभा में 7 MLA, 2 छोड़ के 2 निकल चुके, बागी हो चुके, 5 रह गए हैं। आप बताइए कहां कितने स्थिति में है, और फिर बताएंगे कि हम कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस किसके साथ कंधे से कंधा हो। अचानक से आप आएंगे, थोड़े दिन टूर करके चले जाएंगे, जो प्रतिपक्षी दल इनके ऊपर आरोप लगाते हैं, ये हम तो ऑब्जर्व करते हैं, हमारे तो सामने चीजें आ रही है, ये भी कहते हैं वो भी कहते हैं, दोनों भी सुन रहे हैं, बता रहे हैं कि इनको तो टूरिस्ट कहा गया है। चाहे फिर वो यहां से स्थिति ये हो जाती है जब आप हार जाएंगे तो आप यहां से राज्य छोड़ देंगे, फिर आप कहेंगे हमारा गृह राज्य है, हमारे यहां से सब कुछ होता है। अभी कल परसों थी प्रियंका जी अपने मुरादाबाद में थी, जहां से कांग्रेस का क्या नाम है सांसद भी रहे वो, लेकिन अब वहां बताया था 32 साल पहले ऐसा कुछ था, पहले जब मेरे यहाँ शादी हुई तब इस समय ऐसी स्थिति थी, तब ऐसा विकास था। ऐसा कौन सी वाली स्थिति थी कि आप नहीं कर पाए? आप राजस्थान के लोग यहाँ आकर करना, समय खत्म हो गया है, आपने बात रखी। और बीजेपी से प्रवक्ता गौरव जी, तारिक जी, सृष्टि जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए और डिबेट में शामिल होने के लिए। लगातार उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव की जो तैयारी चल रही है, सभी पार्टियां बयानबाजी कर रही हैं, और ऐसे में किसी की बयानबाजी मर्यादित हो रही है तो किसी की मर्यादा में भी है। अब देखने वाली बात होगी कि समय समय जैसे चढ़ेगा, चुनावी रंग जैसे जैसे चढ़ेगा, आने वाले समय में किस ओर जनता किस ओर मुड़ती है, किस ओर अपना रंग दिखाती है, और किसे इसका फायदा मिलेगा, किसे हानि होगी, ये देखने वाली बात होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।